गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए हमारा रनिंग टॉपिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हम पिरोल को कवर कर रहे थे। पिरोल के लिए हमने उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, ठीक है, हमने उसका केमिकल रिएक्शन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक एसिडिटी, बेसिसिटी, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है ना। तो जो भी नेम्ड रिएक्शन आपको इस पिरोल से रिलेटेड मैंने लिखवाई है सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक फॉर्मुलेशन के लिए जो भी रिएक्शंस थी, जो हमने क्या क्या कवर किया था, रायमर्टिमान, गाटरमान, विल्समेयर हाक रिएक्शन, ठीक है। ये जो भी रिएक्शंस है ना सारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको इम्पोर्टेंट लगा ही लेना, ठीक है। एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर आपको पिरोल अच्छे से आ गया ना तो फ्यूरेन और थायोफिन आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा। मतलब कुछ है ही नहीं, सेम रिएक्शन सेम रिएजेंट, बस आपको सबस्ट्रेट चेंज करना है। लाइक पिरोल की जगह फ्यूरेन ले लेंगे, क्या हो जाएगा भाई, एन की जगह वहाँ ओई तो है, कुछ नहीं होने वाला है, सेम पूरा ये का यही काम करेंगे, ठीक है ना। तो आप बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे इसको, समझ गए ना। पिरोल अच्छे से कर लिए ना, अरे यार आगे का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सेम यही चीज़ें आएगी, समझ लो ना। पिरोल को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब देखो पिरोल का जो हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो क्या था, रिएक्टिविटी एंड स्ट्रक्चर। यह चीज़ डिस्कस कर रही थी मैं आपसे, रिएक्टिविटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ पिरोल, ठीक है। अब देखो जब मैं रिएक्टिविटी की बात कर रही थी तो मैंने आपको क्या कहा था कि सबसे पहले तो इसके स्ट्रक्चर की मैंने बात की थी कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है जी पिरोल का। इसकी स्ट्रक्चर अगर हमें पता है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने में कोई भी दिक्कत हमें नहीं आने वाली है, क्योंकि हमें टोटल एटम्स को ही तो काउंट करना है भाई। काउंट कर लो, टोटल कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो आप कह देंगे C4, H 5 है, H5 यहाँ भी है, ठीक है, और N कह देंगे। ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताने के बाद हमें क्या कहना है कि जो पिरोल है उसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स की संख्या कितनी होती है भाई, 2 होती है। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, 2 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, ये चीज़ कहेंगे जी, ठीक है। 2 इसमें क्या होते हैं, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं। पिरोल में 2 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक क्यों है वो बताया था हक्कल ने, और हक्कल रूल हमने स्टार्टिंग वाली क्लास में ही पढ़ा था कि अगर कोई भी सिस्टम साइक्लिक है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को अगर फॉलो करता है, सारे एटम sp2 है और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये चीज़ें बोली थी यार उस दिन कि अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसी भी कंपाउंड में अगर फॉलो होती है ना तो वो कंपाउंड एरोमेटिक कहा जाएगा अकॉर्डिंग हक्कल रूल, ठीक है। तो भाई चेक कर लो, सबसे पहले पिरोल का स्ट्रक्चर देखो, साइक्लिक है, साइक्लिक है, 4n+2 को फॉलो करता है। कैसे पता लगाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में भाग ले रहे हैं उनको टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लो। इलेक्ट्रॉन मैं कह रही हूँ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लो, मतलब एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 तो ये हो गए, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गई जी टोटल, ठीक है ना। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है पिरोल में। तो क्या ये 4n+2 को फॉलो करेगा, कैसे पता लगाएंगे, इस n की वैल्यू रख के देखेंगे, किसी भी वैल्यू पर अगर आपको 6 मिलता है दैट मीन्स ये 4n+2 को फॉलो करेगा। कैसे देखेंगे, अगर n की वैल्यू में 0 रख देती तो यहाँ क्या आ जाता, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, अपने पास 6 है, मतलब 0 से नहीं होगा काम। अगर n की वैल्यू में 1 ले लूँ तो 4 × 1 + 2 6 पाई आ रहा है ना, मतलब अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूँ तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। दैट मीन्स ये जो पिरोल है वो हक्कल रूल के अकॉर्डिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है,
अगर मान लो कि सिस्टम में 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या मैं यहाँ कुछ भी ऐसा रख के 4 ला सकती हूँ क्या? कभी नहीं ला सकती भाई। सबसे कम वैल्यू 0 है, वो रखने पे 2 आता है, और सबसे अगर उससे हाईएस्ट वैल्यू, अगर उसके आगे कोई वैल्यू मैं लूँगी तो सबसे पहले 1 ही लेना पड़ेगा ना, उससे छोटा कुछ भी नहीं है, 0 ही है। तो अगर मैं 1 लूँगी तो मुझे 6 मिलने वाला है, मतलब 0 या तो 2 मिलेगा या 6 मिलेगा। 4 आपको एरोमेटिक के केस में कभी भी नहीं मिलेगा, जो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। समझ गए ना? तो क्या कहेंगे कि जो पिरोल है वो कैसा है? एरोमेटिक भी है, क्योंकि हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। मैंने जाते जाते आपको एक चीज़ पूछी थी कि जब नाइट्रोजन देखो डीलोकलाइजेशन कर रहा है इधर, जब नाइट्रोजन यहाँ डीलोकलाइजेशन कर रहा है इस तरह से, जब ये डीलोकलाइजेशन यहाँ पर करता है तो वही पाई बॉन्ड बनता है, बनेगा ना, पाई बॉन्ड बनेगा। देखो इस डीलोकलाइजेशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर इस नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन है, पूरे इस 5 एटम पर है, 5 पर है, इसलिए पूरे रिंग में बनाया है। ठीक है, तो मैं क्या कह दूँगी कि जो पिरोल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे सिस्टम में डीलोकलाइज है, मतलब यहाँ हर जगह पाई बॉन्ड आता है और चला जाता है, यहाँ भी आता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब हर जगह पाई बॉन्ड आता है यहाँ। ठीक है, तो जब ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर बनता है, जब ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर बनता है, ठीक है, तो नाइट्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल भाग लेता है इस पाई बॉन्ड में, और कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल भाग लेता है? ये मेरा आपसे क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने आइडिया किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं किया है तो उससे भी अच्छी बात है, कम से कम गलत चीज़ नहीं सीखी। देखो क्या करना है, सबसे पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करो। इसके वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई? 5 होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना एटॉमिक नंबर 7 होता है। ठीक है ना, अगर 7 इसका एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे लिखा जाएगा 1s2 2s2 2p3, ये लिखेंगे आप। ऐसे ही जब मैं कार्बन का लिखूंगी तो कार्बन आता है 6 नंबर पे। ठीक है, इसका क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p2, ये इनका भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। समझ रहे हो ना, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो अब देखेंगे आप px py और pz 3 होते हैं ना p ऑर्बिटल, p3 था, मतलब तीनों p में एक एक इलेक्ट्रॉन थे। हुंड ने यही तो कहा था पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो उसके बाद पेयरिंग करो, तो हमने एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया है। ठीक है, ऐसे ही ये क्या है 2px 2py, ये चीज़ है। 2pz इसका वैकेंट है, 2pz इसका वैकेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ रहे हो ना, 2pz उसका वैकेंट है। तो देखो हम क्या कहेंगे कि जो नाइट्रोजन का pz ऑर्बिटल है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है कार्बन के pz में। देखो कार्बन का pz खाली है और इसके pz में इलेक्ट्रॉन है, मतलब नाइट्रोजन वाला pz कार्बन के pz को अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है भाई, क्योंकि वो खाली है। तो जब आप कहेंगे कि नाइट्रोजन और कार्बन में बॉन्डिंग होती है, पाई बॉन्डिंग, तो जब ऑर्बिटल भाग लेते हैं तो नाइट्रोजन का भी pz भाग लेता है और कार्बन का भी pz ऑर्बिटल ही वहाँ क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो, पता है, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ये इसका जनरल जो भी डिस्क्रिप्शन है वो है। अब मैं इसका थोड़ा सा डायग्राम बता देती हूँ, पाई इलेक्ट्रॉन कैसे पाई बॉन्ड यहाँ जनरेट होता है हर जगह, वो थोड़ा देख लेंगे। देखो ये है नाइट्रोजन, ये है कार्बन, 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 आप क्या बोल रहे हो? कार्बन। ठीक है, ये 4 यहाँ पर क्या है भाई? कार्बन है। क्या होगा? क्यों बनाया ऐसे? मुझे इनकी लॉब बनानी है, इनकी मैं क्या बनाऊंगी? लॉब बनाऊंगी।
ज़रूरी है क्या भाई फेल ना हो, कहाँ जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसकी लो बना देंगे, ऐसे इसकी बना देंगे, ऐसे ही इसका बना देंगे और ऐसे ही इसका भी बना देंगे। समझ गए होंगे ना क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस यहाँ पर पाई बॉन्ड आपको दिखाना है कि किस तरह से पाई बॉन्ड जो है पूरी रिंग में डीलोकलाइज होता रहता है, हर जगह बनता है। ठीक है ना, तो हम वही चीज़ देख रहे हैं। देखो भाई आप इनको सीधे सीधे बना लेना है ना, बना लेना ना, आप लोग अच्छा बनाओगे मुझे पता है। देखो क्या होगा, ये एच लगा रो, क्या है इसके पास, तो क्या है भाई लोन पेयर है, टेडी जैसा लग रहा है ना, ये लो, इसके पास क्या है लोन पेयर। ठीक है, अब क्या होगा जब पाई बॉन्ड बनता है, हमें बहुत ही अच्छे से ये चीज़ पता है। देखो ये जो ऑर्बिटल मैंने बनाया है ना वो पीजेड ऑर्बिटल है जो खाली है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं पाई बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है ना, और ये भी पीजेड ही है लेकिन नाइट्रोजन का है, समझ रहे हो ना। ओके, अब देखो हम क्या करते हैं, जब पाई बॉन्ड बनता है हम कह रहे हैं पी ऑर्बिटल भाग ले रहा है, पी ऑर्बिटल का शेप डंबल शेप आप बोलते हो, इस तरह से आप जब बोलते हो तो दोनों में साइन भाई ऑपोजिट होता है क्या, ऑपोजिट होता है ना। लोब का जो साइन है वो इंडिकेट करता है लोब का डायरेक्शन। जैसे मान लो पॉजिटिव है तो मैं कहूँगी, मान रही हूँ, सिर्फ मान रहे हैं कि जैसे पॉजिटिव है तो मैं ये मान रही हूँ कि जो दोनों लोब है उनका जो मुंह है वो मेरी तरफ है, उनका फेस मेरी तरफ है। अगर दोनों नेगेटिव है यानी वो पीछे की तरफ है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यानी एक आगे की तरफ है लोब, एक लोब पीछे की तरफ है। समझ रहे हो ना, इनका अरेंजमेंट, इनका डायरेक्शनल कैरेक्टर बताता है पॉजिटिव नेगेटिव। कुछ लोग ये समझ लेते हैं लाइक पॉजिटिव है वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, जहाँ नेगेटिव है वहाँ इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल नहीं भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो मैं यहाँ जो पॉजिटिव नेगेटिव बना रही हूँ उसका सीधा सा मतलब निकाले, उल्टा ना निकाले। सीधा मतलब क्या है कि मैं ये कह रही हूँ कि मान लो ये पिरोल है, ये पिरोल है, ठीक है, इस पर मुझे पाई बॉन्डिंग बतानी है। मान लिया मैंने ये नाइट्रोजन है, ये रहा, ये नाइट्रोजन है और ये कार्बन है। ठीक है, होगा क्या कह रही हूँ कि लोब का जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे है, लोब ऐसे अरेंज्ड है, जैसे ये ऊपर है और एक ऐसे ही नीचे है, ऐसे ही इसमें एक ऊपर है और एक नीचे है। पाई बॉन्ड ऐसे ही तो बनता है भाई, समपार्श्विक अतिव्यापन से ही तो बनता है। ठीक है, तो मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि जो नाइट्रोजन है उसका भी ऑर्बिटल एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे कार्बन का एक ऊपर एक नीचे। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर मुझे बॉन्डिंग करनी है, बॉन्ड बनाना है तो बॉन्डिंग होगी ना, एंटी बॉन्डिंग नहीं होगी। जब बॉन्डिंग होती है तो दोनों के सेम पोल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। अगर इसका पॉजिटिव कर रहा है तो इसका भी पॉजिटिव करेगा, इसका नेगेटिव कर रहा है तो इसका भी नेगेटिव ही करेगा। समझ गए होंगे ना। अगर आपको बॉन्डिंग करनी है तो सेम साइन आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। जब एंटी बॉन्डिंग होती है तो अपोजिट साइन, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव करता है तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, अब देखो हमें पता चल गया क्या करना है, हमें ओवरलैपिंग करवानी है। जो ऊपर वाली लोब है उसे ऊपर वाली से जोड़ना है, ये ऊपर वाली है, इसे ऊपर वाली से जोड़ दो। ऐसे ही ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे भाई, पूरे रिंग में डीलोकलाइजेशन होता है भाई। देखो बना देती हूँ मैं वापस से, ऊपर वापस से बना देते हैं। अनुनादी संरचनाएं कुछ ऐसे ही थी, देखना ये रेजोनेंस कर रहा था यूं, तो आपको ये चीज़ मिली थी सबसे पहले नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। देन इसने फिर से रेजोनेंस किया था, यही सब कर रहे थे भाई। फिर से क्या होगा, इसका पॉजिटिव तो भाई बना हुआ ही है, नेगेटिव यहाँ आ गया। ये कर सकते हो, क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये इधर ये इधर। ये अनुनादी संरचनाएं मैंने आपको बताई थी।
लास्ट जो स्टेप आएगा ना उसमें क्या हो जाता है भाई, न्यूट्रल हो जाता है वापस। ठीक है, ये चीज़ बनी थी हमारे पास। तो आपको मैं क्या कह रही थी, देखो कि जो हमारे पास कंपाउंड है, जो पिरोल है, इसके अनादि संरचनाओं को देखो, पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ बन रहा है। तो आप ये कहोगे मैम पाई बॉन्ड तो हर जगह बन रहा है, हर जगह बन रहा है, यहाँ भी, यहाँ यहाँ यहाँ, एवरीवेयर, हर जगह क्या बन रहा है भाई, पाई बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है। समझ रहे हो ना। तो मैं यही तो कहूँगी, ये दोनों भी आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, ये दोनों भी कर सकते हैं, ये दोनों भी कर सकते हैं, ये दोनों भी कर सकते हैं। पाई बॉन्डिंग जब होगी, अब भाई ऐसे दिमाग मत लगा लेना कि मैम इन दोनों ने ओवरलैपिंग कर ली तो ये तो इसके साथ ओवरलैप हो गया, अब इसके साथ कैसे होगा। तो भाई ऐसा थोड़ी होगा, दोनों डबल बॉन्ड एक जगह थोड़ी ना बनेंगे। अगर ये भी ओवरलैपिंग कर ले, ये भी ओवरलैपिंग कर ले, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ भी है और यहाँ भी है, ऐसा तो कहीं भी नहीं आया भाई अनादि संरचनाओं में। तो ऐसा नहीं होगा। अगर इसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है तो अब ये आगे वाले के साथ नहीं करेगा, ठीक है ना। आगे वाले के साथ ओवरलैपिंग करने के लिए अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। क्या करना है, देखो जो ऊपर वाली लोब है ऊपर वाली से मिला दो, जो नीचे वाली है नीचे वाली से मिला दो, तभी बॉन्डिंग होगी। मिला दो, ऊपर वाली लोब को मिला रहे हैं, ऐसे ही ये हो गई ओवरलैपिंग। ऊपर वाली लोब मिल गई, नीचे वाली भी मिल जाएगी, तभी तो बनेगा पाई बॉन्ड। समपार्श्विक अतिव्यापन यही होता है भाई। ये लो, ये है इसका क्या, पाई बॉन्डिंग। ये इसका ऑर्बिटल व्यू है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है पिरोल का, जो आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, क्या लिख लेंगे यहाँ, ये है इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये अपना पिरोल कंप्लीट हो चुका है। देखो यहाँ हर जगह भाई हाइड्रोजन तो है ही, लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है पर मैं लिख देती हूँ। पता चला कि मैम ने तो बनाया ही नहीं, है ना। हाइड्रोजन तो है भाई, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर मेंटेन है। देख लीजिए आप इसको, पिरोल हमारा कंप्लीट हो गया है। ऑलराइट, अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना नेक्स्ट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये तो कंप्लीट है भाई, मुझे नहीं लगता आपको कोई भी डाउट होगा इसमें। पिरोल आपका कंप्लीट है, इसको आप अच्छे से पढ़ो, फिर आप देखना फ्यूरेन और थायोफिन चुटकियों में कैसे सॉल्व होते हैं। चलो नेक्स्ट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पर जाते हैं, फ्यूरेन। फर्स्ट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हमने कवर कर लिया है, पिरोल। ठीक है, ये है सेकंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है भाई, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्यों है जी, क्योंकि 5 मेंबर रिंग में, अब देखो मैं हेटेरोसाइक्लिक बोल रही हूँ तो जरूरी नहीं हमेशा 5 मेंबर्ड ही आएगी, 6 मेंबर्ड भी आती है, जैसे पिरिडीन होता है वो भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर और एक हेटेरोएटम होना चाहिए, वो बस हेटेरोसाइक्लिक है। 5 मेंबर्ड रिंग हो, 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें एक हेटेरोएटम जरूरी है होना। ठीक है, देखो ये होता है फ्यूरेन। ये क्या होता है भाई, फ्यूरेन। बस जैसे प्रॉपर्टी हमने पिरोल के लिए पढ़ी थी वैसे ही हम फ्यूरेन के लिए भी पढ़ लेंगे। क्या क्या पढ़ लेंगे जी, सबसे पहले इसके एरोमेटिसिटी की ही बात करते हैं। एरोमेटिसिटी तो भाई कल ने बताया है, बस उन चीज़ों को देखो, अगर इसमें भी है जैसे पिरोल में थी तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। देखो क्या ये साइक्लिक है, क्या ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, या आप लोग पता लगाइए जल्दी से, मैं आगे जाती हूँ। सारे एटम sp2
है या नहीं है वो भी आप लोग पता लगाओ। डीलोकलाइजेशन, अगर ये सारी प्रॉपर्टी है तो ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अगर ये सारी प्रॉपर्टी है इसमें तो ये कंपाउंड भाई एरोमेटिक होगा। ठीक है, पता लगाओ। साइक्लिक है, बिल्कुल है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, समझ रहे हो? तो वो तो अवेलेबल नहीं है भाई, इसको तो काउंट करना ही नहीं है। जब संकरण निकालोगे तब नहीं करना। जब मैं इस ऑक्सीजन का संकरण निकालूंगी तो एक लोन पेयर काउंट नहीं करूंगी, क्योंकि वो रेजोनेंस में भाग ले रहे हैं, वो अवेलेबल ही नहीं है, तो मैं काउंट क्यों करूंगी? नहीं करूंगी। ठीक है, तो इसका संकरण कैसे निकाल लेंगे? 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, ऐसे निकालोगे ना। 2 बॉन्ड पेयर और 1 क्या है भाई? लोन पेयर। n की वैल्यू 3 मतलब sp2। sp2 है ऑक्सीजन, और कार्बन तो सारे sp2 है। 3 सिग्मा बॉन्ड है भाई, ये बताने की जरूरत नहीं है अब, समझ रहे हो ना? यहाँ एक भी लोन पेयर नहीं है, मतलब सारे कार्बन sp2 है। हो गया क्लियर? अब कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में भाग ले रहे हैं वो बताओ। देखो, एक लोन पेयर भाग ले रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन तो लोन पेयर के हो गए। एक पाई बॉन्ड में 2 होते हैं तो 2 पाई बॉन्ड के 4, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में भाग ले रहे हैं। और अभी हमने पिरोल में चीज़ देखी थी कि जो पिरोल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन करते हैं, जो कि 4n+2 को फॉलो करता है जब n की वैल्यू क्या हो? 1 हो। ये चीज़ देखी है ना, तो बस ये भी फॉलो करेगा। 4n+2 को फॉलो कर रहा है, n की वैल्यू 1 हो तब 6 पाई आता है। sp2 है, सारे एटम हैं। डीलोकलाइजेशन है, बिल्कुल है। मतलब कंपाउंड क्या है भाई? एरोमेटिक है। सबसे पहले तो एरोमेटिसिटी हमने इसकी चेक कर ली, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कि इसका हम सिंथेसिस कर लेते हैं अब, ठीक है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सिंथेसिस। देखो, नॉर्मल इसके एरोमेटिसिटी डिस्कस की है भाई, कुछ नहीं किया, सिंपल था, बार बार बता रही हूँ, तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाना है, फ्यूरेन बनाना है, ठीक है ना? फ्यूरेन हमें अब जनरेट करना है, तो मैं लूँगी म्यूसिक एसिड। म्यूसिक एसिड क्या होता है? देखो, इट इज़ कॉल्ड म्यूसिक एसिड। समझ रहे हो? म्यूसिक एसिड है। म्यूसिक एसिड का जब आसवन किया जाता है, डिस्टिलेशन जब इसका किया जाता है, डिस्टिलेशन के दौरान भाई साहब H2 निकलता है जी, ये लो निकल गया, और यहाँ से भी H2 भागेंगे, यहाँ से भी भागेगा, और चूँकि हीट किया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, गैस निकलने वाली है CO2, दोनों में से एक निकलेगी। डिपेंड कर रहा है हम कितना टेम्परेचर पे उसको डिस्टिलेशन दे रहे हैं, कितना टेम्परेचर हमने इसको दिया है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा दे दिया है तो दोनों CO2 एक बार में चली जाएगी, कम दिया है तो एक एक करके जाएगी। मैंने मान लो कम दिया है, क्या मिला? एक ऑक्सीजन है यहाँ, जैसे ये जाएंगे भाई डबल बॉन्ड आएंगे यहाँ, एक COOH अभी भी है और एक CO2 यहाँ से भाग गया है। ये चीज़ हुई है ना? ठीक है। अब हमें जो एसिड मिला है इसे कहा जाता है फ्यूरोइक एसिड।
क्या कहेंगे इसे, फ्यूरोइक एसिड। ठीक है, अब बस ये बताने का यही मतलब था, एक साथ हीट नहीं किया, मुझे फ्यूरेन बनाना है, मैं चाहती तो इसको यहीं पे पूरा हीट करके और डायरेक्ट मैं क्या बना लेती, फ्यूरेन बना लेती, क्योंकि मुझे तो फ्यूरेन चाहिए। लेकिन ये इसलिए किया कि अगर कम टेम्परेचर देते हैं तो हम फ्यूरोइक एसिड भी बना सकते हैं। किससे, म्यूसिक एसिड से। समझ गए होंगे ना, म्यूसिक एसिड से हम क्या बना सकते हैं, फ्यूरोइक एसिड भी बना सकते हैं, जो ज़्यादा हीट करने पर हमें फ्यूरेन दे देता है। ओके, फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ मेथड। देखो कितना सिंपल सा मेथड है, डिस्टिलेशन किया है, H2O भगाने हैं और CO2 निकल गई एक। डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो दोनों CO2 एक बार में गायब। ठीक है, सेकंड मेथड, पोल नॉर सिंथेसिस। देखो ये सिंथेसिस आया था ना पिरोल में पढ़ाया है ना, ये वाला सिंथेसिस पढ़ाया है भाई, मुझे याद है पढ़ाया है। तो जब ये आया था तो हमने जो रिएजेंट, जो सबस्ट्रेट हमने यूज़ किया था वो क्या था, 1,4-डाइकीटोन, यही लिया था ना, बस यहाँ भी वही लेना है। वन फोर डाइकीटोन 1,4-डाइकीटोन लिया, ले लो। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, टोटोमराइजेशन यानी कि इनॉल फॉर्म बनाएंगे। चला व्यवस्था होगी सबसे पहले, जिसे आप कहते हो टोटोमेरिस। चला व्यवस्था ये टोटोमेरिस में जब होती है तो जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो ट्रांसफ़र होता है भाई, जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो ट्रांसफ़र होता है। हो गया, देखिए क्या बन गया, यहाँ आ गए हैं डबल बॉन्ड और ये बन गया है इनोल। इनोल यानी इन प्लस ऑल, डबल बॉन्ड प्लस अल्कोहल, ये चीज़ बनी है ना, जिसे हम कहते हैं इनोल। ठीक है, अब क्या होगा, कोई भी एक OH अटैक करेगा यहाँ और दूसरे OH को भगा देगा। ठीक है, भगा दो, क्या बना, OH। अब देखो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तब भागा ना OH। अगर ये यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन अटैक नहीं करता अपने इलेक्ट्रॉन से तो ये थोड़ी भाग पाता भाई। तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ बॉन्ड बनाया है, इसलिए यहाँ से गया है। तो मैं क्या कह दूँ कि ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ रहा है भाई, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव को कैसा हटाएगा, H के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, HOH मिलके H2O बना लेंगे और आपको क्या मिल जाएगा, फ्यूरेन डेरिवेटिव। अब R कुछ भी हो सकता है भाई, कोई भी एल्किल यहाँ पर R की जगह हो सकता है। 1,4-डाइकीटोन ही तो लेना है, तो 1,4-डाइकीटोन में R तो कुछ भी हो सकता है ना, और डाइकीटोन लिखा है तो बस ये ध्यान रखना कि आपको दोनों R लेने हैं, कोई भी एल्किल लेना है। ठीक है, अगर पोल नोर सिंथेसिस का जो रिएजेंट होता है ना, जो सबस्ट्रेट होता है 1,4-डाइकीटोन ही है। जैसे आप ये मान लो कि मैम R अपने को चाहिए नहीं है, फ्यूरेन चाहिए, हम तो एल्डिहाइड ले लेते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप वो ले लो। 1,4-डाइकार्बोनिल कंपाउंड यूज़ किया जाता है। अगर आप R की जगह H ले लेंगे तो जहाँ हमें R दिख रहे हैं वहाँ हमें H दिखेंगे। समझ गए होंगे ना, समझ गए होंगे। ठीक है, ये सेकंड मेथड है। देखो सिंपल मेथड है भाई, लेके बैठे रहने से तो कुछ होना है नहीं। ठीक है ना, सबसे बड़ा यूनिट यही है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हैंड्स सिंथेसिस। आपको पिरोल में भी मैंने पढ़ाया था, अब आपको तो याद होगा ही नहीं। अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं है तो और भी बढ़िया बात है, क्योंकि हम वापस पढ़ रहे हैं। देखो हैंड्स
हैंड सिंथेसिस का रिएजेंट याद करो भाई। क्या रिएजेंट काम में लिया था मैंने? अल्फा हेलो कीटोन। कीटोन था मतलब दोनों आर होंगे और अल्फा पर क्या होगा? हेलोजन होगा। यही था ना, अल्फा हेलो कीटोन था। उसकी रिएक्शन करवानी थी मुझे किससे? एसीटो एसिटिक एस्टर। तो कैसे बनता है एसीटो एसिटिक एस्टर बताया था ना। सबसे पहले हम एसिटिक एसिड से बनाते हैं एसिटिक एस्टर। फिर जैसे ये था देखो CH3COOET एसिटिक एस्टर है क्योंकि ये एसिड का डेरिवेटिव है। अगर यहाँ H होता तो एसिटिक एसिड होता, लेकिन ET आ गया मतलब एस्टर बन गया। ठीक है, एसीटो एसिटिक है यानी इसके एक H की जगह एसीटो ग्रुप आ गया। ये लो एसीटो एसिटिक एस्टर ये बनेगा। और ये क्या है? ये अल्फा कार्बन है, अल्फा पे क्लोरो है, अल्फा क्लोरो कीटोन। ये दोनों बन गए। अब क्या करना है मैंने आपको बताया था। सबसे पहले होती है इनमें टोटोमेरिज्म, दोनों में टोटोमेरिज्म होती है। सबसे पहले चलाव्यवता होती है दोनों में। ठीक है, इसमें टोटोमेरिज्म करवानी है। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर H है। अगर यहाँ H नहीं होता तो टोटोमराइजेशन नहीं होता, क्योंकि अल्फा पर H का होना ज़रूरी है। ठीक है ना। ऐसे ही जब मैं इसका टोटोमराइजेशन करूँगी क्या मिलेगा? देखो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाऊँगी भाई। कैसे हो रहा है वो आप देख लो। ये लो, ये सब नहीं बनाते, एक स्टेप फालतू बढ़ेगा। ये चीज़ मिल जाएगी आपको। ये मिलेगा, ऐसे इधर करवा देंगे तो ये मिल जाएगा। COH CH3 ये बनेगा। ठीक है, अब क्या होगा? अब आपको अच्छे से पता है क्या होगा। अब इसने यहाँ अटैक किया, OH बाहर, यहाँ से HCl बाहर, क्या बन गया जी? देखेंगे। क्या यही बना है? आप कहेंगे जी मैम यही बना है। फिर आप कहोगे मैम डबल बॉन्ड तो बनाया ही नहीं। भाई गलती से नहीं बनता, कभी कभी ये लोग बना देते हैं। बन गया। अब क्या करें? अब अगर हम हीट कर दें तो क्या होगा? अगर हम हीट कर देंगे तो जो एस्टर है उसका, सॉरी, अगर हाइड्रोलाइसिस करें तो सबसे पहले एस्टर से एसिड बनेगा। ठीक है ना। सबसे पहले एस्टर से बनेगा एसिड। अब इस एसिड को गर्म कर दो। एसिड को गर्म करते हैं, CO2 निकलती है, निकाल दो। ये कंपाउंड आपको मिलने वाला है, ये मिलेगा भाई। ठीक है, क्या किया है? कुछ नहीं, हमने हैंड सिंथेसिस कंप्लीट किया है। हैंड सिंथेसिस का रिएजेंट हमें अगर पता है, क्या रिएजेंट हम काम में लेते हैं? अल्फा हेलो कीटोन। उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं एसीटो एसिटिक एस्टर से। एसीटो एसिटिक एस्टर जो है वो एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है। एसिटिक एसिड से सबसे पहले एस्टर बनाया है, फिर जो एसिटिक एस्टर होता है उसके H को एसीटो से रिप्लेस कर दिया है। तो जो कंपाउंड बना वो क्या बना? एसीटो एसिटिक एस्टर। फिर हमने की है चलाव्यवता, टोटोमराइजेशन। टोटोमराइजेशन से हमें दोनों की इनोल फॉर्म मिल गई। अब इनोल फॉर्म आगे पार्टिसिपेट करती है। सबसे पहले H2O और HCl वहाँ से निकलते हैं और आपको एस्टर सब्स्टिट्यूटेड फ्यूरेन मिलता है। जैसे ही हाइड्रोलाइसिस करते हो एस्टर से एसिड बन जाता है और जैसे ही हीट करते हो तो CO2 बाहर होके आपको फ्यूरेन का डेरिवेटिव मिल जाता है।
समझ गए होंगे ना कैसे हुआ है कि ये वाला रिएक्शन, समझ गए है ना। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन है सक्सिनेल्डिहाइड। सक्सिनेल्डिहाइड क्या होता है भाई? सक्सिनिक एसिड क्या होता है? सबसे पहले 4 कार्बन होते हैं, ठीक है, 4 ही होते हैं, 4 ही होते हैं। ये होता है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनेल्डिहाइड मैंने बोला है तो मतलब मुझे एल्डिहाइड लेना है। एसिड बोल रही हूँ, अगर एसिड होता है तो यहाँ OH होता, ठीक है। ये है सक्सिनेल्डिहाइड। सक्सिनेल्डिहाइड की सबसे पहले आप टॉटोमेरिज्म करवाओगे। पता है भाई टॉटोमेरिज्म से क्या होता है? हाइड्रोजन शिफ्ट होके इनोल फॉर्म बनती है, कीटो से बना देंगे। यहाँ भी OH, यहाँ भी OH और ये यहाँ दोनों H है जिनको लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। नहीं लिखा है मतलब H ही है। अब तो आपको पता ही है, कोई भी एक OH अटैक करेगा दूसरे को भगाएगा, H2 निकल जाएगा और हमें फ्यूरेन मिल जाएगा। ये चीज़ तो बनेगी, यही बनेगी ना, यही बनेगी भाई। अब क्या करें? अब आगे पढ़ते हैं। आगे जो है पहले हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, फिर ESR रिएक्शंस की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट है फ्यूरेन का, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट, ठीक है। अब है स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी। स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी, ठीक है। सेम वही सारी चीज़ें इसमें आएगी जैसे पिरोल में आई थी। क्या आएगी भाई? देखो एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक क्यों है आपको पता है, स्टार्टिंग में ही बताया है। सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या कह देंगे? C4H4O, यही होगा भाई। C4H4O क्या हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। आगे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कितने हैं? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कितने हैं? आप कहेंगे 2 है, 2 ही है। फिर क्या ये एरोमेटिक है? तो बिल्कुल है भाई। क्यों है वो हमें अभी अभी देखा था, जब स्टार्ट किया था तभी लिखी थी मैंने प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये एरोमेटिक भी है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्यों होता है अभी अभी बताया था भाई, 4n+2 को फॉलो करता है, सारे एटम sp2 होते हैं, साइक्लिक होता है, 4n+2 को फॉलो करता है, sp2 होते हैं सारे एटम, डीलोकलाइजेशन होता है। ये प्रॉपर्टीज़ ही तो शो करती है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जैसे हमने पिरोल की बनाई थी ना वैसे ही फ्यूरेन की भी हम बना देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, ये होता है, यही होता है भाई, ठीक है। कार्बन 1s2 2s2 2p2, ये चीज़ होगी। देखो ध्यान से देखो, px1 py1 pz1, 4 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा px में जाएगा, ये होगा ना, यही होगा, ठीक है। अब देखो हम क्या कह देंगे भाई,
क्या कह देंगे कि इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यही है, ठीक है ना। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही तो है। तो जब ये बॉन्ड बनाता है तो ये दोनों भाग ले लेते हैं बॉन्डिंग में, ठीक है ना। जब बॉन्ड बनता है तो दोनों के ऑर्बिटल भाग ले लेते हैं, सॉरी px और py जो ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग में भाग ले लेते हैं। जो pz ऑर्बिटल है उसमें जो लोन पेयर है वो कहाँ प्रेजेंट है, pz ऑर्बिटल में, ठीक है ना। pz ऑर्बिटल में ऑक्सीजन का क्या है, लोन पेयर। ऐसे ही इसका जब आप बनाओगे 2px1 2py1 2pz0, इसका pz खाली है और इसका pz भरा हुआ है, तो इसका लोन पेयर इसके pz में चला जाता है। तो मैं क्या कहूँगी कि जब क्या कहूँगी मैं कि जब क्या होता है, कुछ ऐसा ही बनाएंगे, आप समझ रहे हैं, ऐसे ही बनाएंगे ऑर्बिटल व्यू। ये अपना ऑक्सीजन है जिसके 5 लोन पेयर है। जो लोन पेयर डीलोकलाइजेशन करने वाला है वो यहाँ है, और एक लोन पेयर जो डीलोकलाइजेशन में भाग नहीं लेने वाला है, देखो मैं ऐसे बना देती हूँ। एक लोन पेयर ये है, तो मैं ये मान रही हूँ कि जो ये वाला लोन पेयर है ना, जो ये वाला लोन पेयर है, मैं मान रही हूँ डीलोकलाइजेशन नहीं कर रहा, ये लोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड नहीं मतलब लोकलाइज्ड है, ठीक है। बस ओवरलैपिंग करवा दो, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मिला दो, नेगेटिव को नेगेटिव से मिला दो। ऐसे ही तो होती है भाई पाई बॉन्डिंग, कोलैटरल ओवरलैपिंग, समपार्श्विक अतिव्यापन। ऐसे ही होता है, ठीक है ना। ये जो बीच में है ना मोटा सा, ये अपना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसे आप क्या बना लेंगे, इसका मॉलिक्यूलर डायग्राम आप बना लेंगे, ठीक है ना। यहाँ जितने भी कार्बन हैं उन सब का संकरण अगर हमें पूछा जाएगा तो हम क्या कहेंगे भाई, sp2 है, सबके पास एक एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना। और इसका एक लोन पेयर भाग नहीं लेता है, तो 2 लोन पेयर 1 लोन पेयर, यानी कि ये भी क्या है, sp2। समझ रहे हो ना। ऐसे ही तो बनाते हैं भाई मॉलिक्यूलर व्यू, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, समझ गए होंगे, ओके। अब देखो मॉलिक्यूलर डायग्राम हमने पढ़ लिया है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली है, ठीक है ना। देखो जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं ना, उनका जो नोमेनक्लेचर है वो IUPAC ने नहीं दिया है। इनका नोमेनक्लेचर जो है वो हैंड्स विडमैन सिस्टम के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। हैंड्स विडमैन सिस्टम किस तरह से किया जाता है वो मैं आपको एक क्लास लूँगी एक दिन, उसमें आपको जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उनका नोमेनक्लेचर बताएंगे। क्योंकि अगर हम कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं ना तो वहाँ ये चीज़ें आती है थोड़ी, जैसे कोई भी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है किसी एग्ज़ाम में, तो IUPAC तो नॉर्मल है आजकल, वो तो मोस्टली सभी को आता है, सब 11th-12th से पढ़ते हैं। लेकिन जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उनका जो नोमेनक्लेचर है वो कम पढ़ते हैं। जैसे अभी आपको भी अगर मैं नहीं पढ़ाऊँगी तो आप लोग नहीं पढ़ोगे, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो ऑब्वियस है फालतू में कोई क्यों पढ़ाना चाहेगा भाई, नहीं पढ़ाता कोई, ठीक है। सबको ये रहता है कि बस सिलेबस करवाना है, तो वो एक्स्ट्रा में क्यों उलझेगा, नहीं उलझेगा। लेकिन हमारा सिलेबस की मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे पता है हो जाएगा आराम से। आपके एग्ज़ाम से पहले तो मेरी गारंटी है करवाने की,
बस आप लोग प्लीज़ रिवीजन करते करते चलो, क्योंकि रिवीजन ही आपके पास एक ऑप्शन बचा है अब लास्ट में एग्ज़ाम के लिए। अब कोई जनवरी से आपको फ्री नहीं किया जाएगा कि जनवरी के बाद आप लोग पढ़ो आराम से खुद से, नहीं, टाइम ही नहीं है भाई। सिलेबस तो लेट स्टार्ट हुआ है, तो हम आपको पढ़ाएं उसके लिए हमें भी तो टाइम चाहिए होगा ना, ठीक है। तो आपके पास ये वाला टाइम नहीं है अब कि जनवरी से कॉलेज आना बंद कर देंगे, फिर खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे। क्यों भाई, पूरे साल क्या कर रहे थे? पूरे साल कौन पढ़ रहा था अगर आप नहीं पढ़ रहे थे? सेल्फ स्टडी कौन कर रहा था भाई? खुद को ही पढ़ना था ना, तो पहले क्यों नहीं पढ़े? एग्ज़ाम टाइम में फिर जैसे ही आप एग्ज़ाम पेपर देने बैठते हो तो आपको लगता है अरे यार ये वाला क्वेश्चन काश मैंने वो वाला चैप्टर पढ़ लिया होता, रिवीजन कर लिया होता। छोटी छोटी चीज़ें माइंड से ऐसे स्किप होती है कि हमें इतना गिल्ट दे देती है कि यार मैंने ये चीज़ क्यों नहीं पढ़ी। होता है ऐसे, है ना, मेरे साथ भी होता था भाई, होता है, सबके साथ होता है। आप रिवीजन कर रहे हो ना, बहुत रिवीजन कर रहे हो, फिर भी हो सकता है ऐसा, ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं, लेकिन एटलीस्ट कम चांस होगा ऐसा कुछ होने का, बहुत कम चांस बनेगा कि आपको एग्ज़ाम में बैठ के ऐसी चीज़ फील हो कि काश मैंने वो रिवीजन कर लिया होता। सबसे अच्छा और इफ़ेक्टिव मेथड यही है कि आप शुरू से रिवीजन शुरू करें डेली। लाइक मैंने आज फ्यूरेन अगर स्टार्ट किया है ना, तो आप पीछे का पिरोल से पढ़ोगे, स्टार्टिंग वाले पेज से पढ़ोगे। फिर जैसे जैसे फ्यूरेन ख़त्म हो जाएगा ना, पिरोल तो आपको ऐसा लगेगा कि उस पेज पे ये चीज़ है, उस पेज पे ये चीज़ है, आपको कॉपी खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप रिवीजन ऐसे ही कर लोगे बिना कॉपी खोले ही। बस शर्तें हैं आपको जब फर्स्ट टाइम रिवीजन किया है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए भाई। ऐसे नहीं नज़र में से बस निकाल लिए एक बार, ऐसे नहीं, कम से कम एक बार तो ऐसा पढ़ो कि हर चीज़ आपके माइंड से क्लियर होके निकले, ताकि दोबारा जब रिवीजन करो तब जोड़ नहीं आएगा। पता चला मैम ने कहा रिवीजन करना है और डेली उठ जाते हैं, बस एक बार घुमा लेते हैं, तो भाई ये नहीं बोला है मैम ने कि आप बस एक बार कॉपी खोल के और पेज को पलट लो सारे, बिल्कुल नहीं कहा है ऐसा। आपको एटलीस्ट एक बार तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद आप ऐसा रिवीजन कर सकते हो कि बस नज़र में से निकालना है, समझ रहे हो ना। तो भाई इफ़ेक्टिव स्टडी के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये चीज़ अभी से अडेप्ट कर लेनी चाहिए। आगे कभी एमएससी या कोई भी अगर आप आगे कोई हायर डिग्री अगर आपको लेना है, तो अगर आप इस मेथड से उसको कंटिन्यू करने वाले हो कि हाँ पूरे साल तो पढ़ेंगे नहीं और लास्ट के 1 महीने पढ़ लेंगे, तो भाई कुछ नहीं होने वाला है, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। ना तो नॉलेज आपको गेन होगा और ना ही आपका कोई स्कोर कार्ड मान लो है, उसमें आपके परसेंटेज जितने भी आ रहे हैं क्या हो जाएगा भाई, इससे कुछ नहीं होगा। आपका नॉलेज कितना है वो आपको लेकर जाएगा कहीं भी। तो आपके नॉलेज के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आपका सेल्फ स्टडी है। अगर आपने उसी को इग्नोर कर रखा है ना, तो भाई फिर कोई इंस्टीट्यूट कोई कोचिंग आपका कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट आप खुद करते हो अपने अंदर, समझ रहे हो। तो ये सब कहने का बस एक ही मोटिव है मेरा कि अब आप 3rd ईयर में आ गए हो, अब जो नेक्स्ट ईयर आएगा आपको कोई ना कोई आपका फ्यूचर डिसाइड करना है भाई। फ्यूचर के लिए आपको इस साल ऐसा माइंड सेट करना है, माइंड को इतना डेवलप एटलीस्ट आपको कर लेना है कि आप जब निकलो बीएससी करके तो माइंड में वो मैच्योरिटी तो हो कि हमें आगे करना क्या है। पता चला बीएससी हो गया और पता ही नहीं बीएससी भी हो गया, है ना, तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए माइंड की जो मैच्योरिटी है वो कब आएगी, जब आप हर चीज़ को इस तरह से लेके पढ़ोगे, हर सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे। ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी आप 3rd ईयर से निकल के जब एमएससी अगर आप कर रहे हो, आपको कोई पेपर अगर चूज़ करना है तो आप तभी कर पाओगे भाई, ऐसे नहीं कर पाओगे। कुछ होते हैं कि भाई इंटरेस्ट है ही नहीं केमिस्ट्री में और केमिस्ट्री लेके एमएससी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है भाई, मतलब ही नहीं है, क्या होगा उससे, ना तो परसेंटेज बनेगा। परसेंटेज तो चलो जिसके बन भी रहा है कोई मतलब नहीं है, वो भी पड़ी रहेगी, लेकिन जो नॉलेज है ना, अगर इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, कितने भी कोशिश कर लो आप उतना गेन नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो ना। तो अगर आप चाहते हो कि मैं अपना जो फ्यूचर है केमिस्ट्री में बनाऊं और आपका अगर इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके लिए आपको 3rd ईयर सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है भाई। बहुत अच्छे से 3rd ईयर में मेहनत करो,
क्योंकि सिलेबस भी इतना टफ है ही नहीं, बहुत इजी सिलेबस है, चाहे मैथ्स वाले हो चाहे बायो वाले हो, सिलेबस बिल्कुल इजी है। जब आप पढ़ोगे ना तो बिल्कुल इतना फ्लेक्सिबल आपको लगने वाला है पूरा सिलेबस कि बस पढ़ते जाओ। बस कंडीशन है कि हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अगर हर चीज़ क्लियर है, केमिस्ट्री की तो मैं गारंटी ले रही हूँ, फिर जैसे आप थर्ड ईयर से निकलोगे ना तब सारे पेपर आपके पास होंगे। लाइक जिसने मैथ्स से किया है, फिजिक्स भी होगा, मैथ्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा। अब उसके पास सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनका इतना नॉलेज है उसको कि वो आगे क्या करना है वो डिसाइड कर सकेगा। ठीक है ना। पता चला कि केमिस्ट्री तो पढ़ी ही नहीं तो उसका आगे लेना है, हाँ ये होता है केमिस्ट्री में, पता चला अच्छी पोस्ट है, चलो केमिस्ट्री ले लेते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है ना। इंटरेस्ट क्रिएट आप कर सकते हो थर्ड ईयर में, आपका फ्यूचर आप खुद डिसाइड कर सकते हो। अभी आपके पास मौका है, अच्छे से इसको यूज़ करो, अच्छे से इसको पढ़ो, ताकि पीजी में जब ऐसा कोई आपको जो नेक्स्ट ईयर जो आपके पास माइंड में जो सिचुएशन क्रिएट होने वाली है ना, उसका सॉल्यूशन आपको इसी ईयर दिख जाएगा कि मुझे आगे क्या करना है। ठीक है ना। तो बस अच्छे से पढ़ो। और मैथ्स वालों के लिए एक सजेशन है मेरा कि जिनका बीएससी हो रखा है किससे, मैथ्स से, लाइक आपका अब लास्ट ईयर है तो नेक्स्ट ईयर आपको एमएससी अगर आप करते हो, अगर आप केमिस्ट्री से करते हो, ऑब्वियस है। देखो मैथ्स वालों की जो मेंटलिटी है कुछ ऐसी हो जाती है लाइक कि मुझे तो केमिस्ट्री पढ़नी ही नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, या फिर सीखने की कोशिश भी नहीं करते हो, जो बिल्कुल गलत है। देखो आपका हर पेपर इक्वल स्कोरिंग है, बीएससी तक तो कोई पेपर में डिवीज़न नहीं है। जितने मार्क्स का फिजिक्स आएगा, जितने मार्क्स का मैथ आएगा, उतने ही मार्क्स का केमिस्ट्री भी आएगा। तो जितने मार्क्स आप उसमें ला सकते हो उतने केमिस्ट्री में भी तो ला सकते हो। अगर आप केमिस्ट्री को छोड़ रहे हो ना तो वो आपको नीचे लेके जा रहा है, क्योंकि उसका एवरेज उतना ही है, उसका वेटेज उतना ही है जितना बाकी सबका है। तो सबसे पहले तो अगर थर्ड ईयर में हो और मेंटलिटी केमिस्ट्री के लिए अगर ऐसा है, बिल्कुल गलत चीज़ है। क्योंकि थर्ड ईयर तक तो आपको कोई राइट ही नहीं है डिसाइड करने का कि कौन सा पेपर क्या है, कौन सा क्या है। भाई सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल स्कोरिंग है, तब जाके अच्छा परसेंटेज बनेगा आपका। ठीक है। फिर जैसे मान लो आप एमएससी कर रहे हो, कुछ बंदे ऐसे होते हैं लाइक बीएससी हो गया, उनको अभी भी ये चीज़ नहीं पता है कि मुझे आगे क्या लेना है, मुझे आगे क्या करना है। तो उनके लिए मेरा ये सजेशन है कि आप केमिस्ट्री को अपना प्रायोरिटी दो, क्योंकि कुछ एक जॉब होता है, वो जॉब सिर्फ वही कैंडिडेट फिल कर सकता है जिसका बीएससी मैथ्स से हो और एमएससी केमिस्ट्री से हो। समझ रहे हो ना। तो सोचो कंपटीशन इसमें बहुत ही कम होता है। एक बार तो ऐसा हुआ था लाइक सीट जितनी थे ना उतने फॉर्म नहीं थे, तो बिना किसी कंपटीशन के सबका सिलेक्शन हो गया। तो मतलब वो वाला पोस्ट जो स्पेसिफिक है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो, ठीक है ना, तो आगे आप केमिस्ट्री से एमएससी कर सकते हो। और ऐसा है नहीं कि फिजिक्स मैथ्स में जाके बहुत अवार्ड मिल जाएंगे और केमिस्ट्री में नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी के लिए हमारा बीएससी है टारगेट, बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ना है, रिवीजन डेली करना है, ताकि एग्ज़ाम टाइम में प्रेशर ना रहे और जब आप पेपर देने जाओ तो एटलीस्ट मेरे पेपर में कॉन्फिडेंट होके जाओ। समझ रहे हो ना। तो प्लीज़ रिवीजन कंटिन्यू करते रहना है। इसको जब आप पढ़ोगे तो पहले पिरोल को पढ़ के आओगे, फिर देखना रिएक्शन कैसे ट्रांसपेरेंट होके आती है। ठीक है ना। आज का लेक्चर यहीं तक है, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। कल वाले में वही फ्यूरेन का आगे ESR रिएक्शंस चलने वाले हैं। ठीक है, टेक केयर।